स्वागत है फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ना क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। इसमें से जो है ना जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइएगा। इससे पहले इसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसका ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर करवा दिया गया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके देख लीजिए। और साइंस का भी करवा दिया गया है, टोटल 500 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करवा दिया गया है। तो आप लोग जो जो नहीं देखें देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका PDF आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का होता है कि कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों को की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये है कॉर्न लॉ के बारे में जो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा वायरल है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ब्रिटेन की आबादी जो है तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इससे देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। इस कानून के सहायता से मक्के का आयात पर रोक लगाई गई, उसे ही जो है कॉर्न लॉ कहते हैं। आगे है कि कॉर्न लॉ को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव। क्या क्या पढ़ा था तो देखिए, कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों को लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तीसरा है कि गांवों से उजड़ कर वे या तो शहर या तो दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। तो यही कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने से भी जानते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दूसरा कि वीटो का क्या तात्पर्य है। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों। तो देखिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अर्थ पहले लिखे, ब्रिटेन वुड्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन एक होटल है, ठीक है। यहाँ का स्थान है जहाँ तृतीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधित एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य था कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटिश वुड नाम स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। INF की स्थापना जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सदस्य देशों की विदेशी लाभ एवं घाटे से निपटने के लिए की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक, जिसे आमतौर पर अभी विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। अगला है ट्यून्स या जुड़वा। इसी वजह से जो है विश्व बैंकों और INMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थापक या ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। तो यही था ब्रिटेन वुड्स जो है उसी के बारे में लिखना था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया था। तो इसका कारण लिखना है। तो लिखिएगा, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक क्यों बढ़ा। इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन में युद्ध के समय जो है ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका अपना ध्यान
बचाव में लगा था, वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मतलब वो जो था अपना माल जो था वो आयात निर्यात नहीं कर सकता था, जिससे जो है भारत के लोग अपना उसको एक अवसर मिला वो उन लोगों को करने का, ठीक है, मतलब माल को निर्यात वगैरह। चलिए दूसरा लिखेंगे कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात के विभिन्न चीज़ों बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। मतलब वो जो थी कारखाने जहाँ माल बनते थे वहाँ अब सैनिक सामग्री बनने लगी, यानी बारूद वगैरह जो लड़ाई के लिए, इसलिए जो है भारतीय उद्योगों को जो है रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। चलिए गाँव देखेंगे। एक विशाल देसी बाजार मिलने से अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा अभी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दी, बूट आदि, टेंट आदि बनाना, घोड़े के लिए अनेक प्रकार के सामान बनाने आदि उधार मिले गए, तो उनमें से जान आ गई, जिससे जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया भारतीय उद्योगों की प्रगति बढ़ते गई। ठीक है, चलिए आगे कि पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने भी खुल गए, जिससे उद्योगपति को ही नहीं वहाँ के मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई, मतलब अवसर मिला। ठीक है, उनके वेतन बढ़ गई, जिनसे उनकी कायापलट की गई। चलिए आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देख भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अपना बल देना शुरू कर दिया, जो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। अगला है, इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, अथवा जो है भारत की एक खाद्य पदार्थ का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का वर्णन करें। मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, तो आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आंसर। तो गेहूं की पैदावार तथा उसकी उपज के लिए जो है आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान कितना होना चाहिए। तो देखिए गेहूं मूल्यतः जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, मतलब शीतोष्ण, ठीक है, मतलब शीत के समय का। यह साधारण ठंडी जलवायु में होता है। इसको उगते समय औसतन जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगला है वर्षा। इसके लिए वर्षा कितना ज़रूरी है। तो देखिए गेहूं की पौधे को अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए साधारणतः वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है मिट्टी कैसा होना चाहिए। तो गेहूं की उपज के लिए बहुत ही उम्दा व उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए बलुई दामोद मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए अगला है चौथा, बोला है समतल भूमि। इसके खेती के लिए समतल तथा क्रमिक उतार चढ़ाव वाले मैदानी भाग अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि इनकी खेती में मशीनों का व्यापक प्रयोग होने लगा। पांचवा है श्रमिक, मतलब मेहनत। इसकी खेती के लिए श्रमिक पर्याप्त होना चाहिए, परंतु इस खेती में मशीनों का भी प्रयोग अब किया जाने लगा। चलिए अगला उत्पादन क्षेत्र। छठा उत्पादन क्षेत्र। भारत में गेहूं की पैदावार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। यह आप लोग लिखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें। तो देखिए आंसर देखेंगे कि भारत में लौह अयस्क का वितरण का वर्णन करें। ये क्वेश्चन डबल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आंसर देखिए। तो भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक राज्यों में होता है। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है। प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। देखिए पहला है छत्तीसगढ़,
देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का है। यहाँ के दुर्ग, बस्तर एवं दांतेवाड़ा जिले में जो है लोहा का उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में बेलाडीला, रावाघाट प्रमुख लोहा क्षेत्र है। दूसरा है झारखंड। झारखंड में क्या है तो देखिए, यहाँ के पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में लोह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गुआ और नवामुंडी है। गा देखेंगे उड़ीसा। तो यहाँ के सुंदरगढ़, केयोंझर एवं मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। अगला है घा नंबर कर्नाटका। तो इस राज्य के चिकमंगलुरु जिले में बाबाबुदन पहाड़ी, कंद्रमुख एवं कलहाडी क्षेत्र प्रमुख है। बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा एवं तुमकुर जिले में भी लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला है गोवा। गोवा के उत्तरी भाग में लोहा मिलता है। तो यही था हम लोग का। अगला देखेंगे, बोल रहा है कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डाले। वो था लोहा, इसमें है कोयला। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोयला, लोहा, फिर यही सब के बारे में एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उत्तर देखेंगे कि भारत में कोयले का लगभग जो है 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र जो है पर्यायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का जो है 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निकाला जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि शेष 1/3 कोयला जो है वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। देश के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार है। पहला है झारखंड। तो झारखंड में देखते हैं, प्रमुख खनन क्षेत्र जो है बोकारो, झरिया, गिरिडीह और रामगढ़ में जो है कोयला निकाला जाता है। खा है मध्य प्रदेश। प्रमुख क्षेत्र जो है उमरिया और सोहागपुर है। छत्तीसगढ़, यहाँ जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है कोरबा और अंबिकापुर है। चलिए अगला है घा उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ प्रमुख क्षेत्र जो है संबलपुर और सुंदरगढ़ जिले में है। चलिए आगे देखेंगे। अब 7वां है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कह सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो वो आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं वहीं चल सकता है जहां थोड़ा क्षेत्रफल और कम जनसंख्या हो। भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है। पूरे देश के लोग किसी एक स्थान पर बैठकर कानून नहीं बना सकते और फैसले नहीं ले सकते। इन दिनों वोटर की संख्या बहुत अधिक हो गई है। लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं भी बढ़ गई है। साथ ही सरकारी मशीनरी भी जटिल हो गई है। ऐसे स्थिति में भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना ही हितकर होगा। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कानून बनाते हैं और फैसले लेते हैं। इसलिए भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक देश कहा जाता है। चलिए यही है। अगला है 8वां कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो चलिए देखेंगे। उत्तर, उपभोक्ताओं, उत्पादकों एवं श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। इसके कुछ प्रभाव धनात्मक हैं तो कुछ ऋणात्मक। तो देखिए इसका धनात्मक प्रभाव पहले देखेंगे, मतलब अच्छा। तो शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है। दूसरा कि कुशल एवं प्रशिक्षण श्रमिकों पर इसका प्रभाव धनात्मक होता है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियों समृद्ध होती है। सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य एवं इंजीनियरिंग सेवाएं इनसे लाभान्वित होती है। और इससे नुकसान क्या क्या होता है ये देखते हैं। चलिए, तो छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई छोटी इकाइयां बंद हो गई जिससे वहाँ काम करने वाले बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए। छोटे से कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यही है, ठीक है।
9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का व्याख्या करें। मतलब वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ आती थी उसके जो है व्याख्या करें, वर्णन करें। देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष अथवा कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला क्या है कि ऐसी विनिमय जिनमें भुगतान भविष्य में किया जाना होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के गंभीर दोष को व्यक्तित करता है। भविष्य में दी जाने वाली वस्तु का मूल्यमान में उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है, जिससे किसी एक पक्ष को हानि की संभावना बनी रहती है। मतलब वस्तु विनिमय उसी को कहते हैं कि वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेन देन करना, जो पहले चलता था उसी में। तो देखिएगा, जब एक वस्तु का जो है मूल्य ज़्यादा है, आने वाले समय में इस वस्तु का मूल्य ज़्यादा हो गया तो इस वाले पक्ष को जो है हानि का सामना करना पड़ता था। देखेंगे कि वस्तु तथा सेवाएं में मूल्यमान के इकाई की अभाव, अर्थात यदि एक व्यक्ति को 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है तथा उसे वह अपने पास के गेहूं के बदलना है, तब प्रति मीटर कपड़े के लिए उस कितने गेहूं देना होगा निश्चित कर पाता। है कि एक वस्तु विनिमय प्रणाली द्विपक्षीय संयोग पर आधारित प्रक्रिया है, अर्थात एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में रहता है जो वही चीज़ बेचना चाहता है जिसे पहला व्यक्ति खरीदना चाहता है। यह विनिमय को अधिक जटिल एवं समय लगने वाली बना देती है। चलिए, है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य तथा धन संचय का कोई स्थान नहीं होता। इस व्यवस्था में सिर्फ वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है, उसे वस्तुओं को खराब होने की संभावना बनी रहती है। मतलब वस्तु के बदले वस्तु तो खराब हो सकता है ना, ज़्यादा भंडारण होने के बाद। चलिए, 10वां क्वेश्चन हम लोग का हो रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखें। तो लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जहां शक्ति का स्रोत जनता है, सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है और वहां की जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। इसी को हम लोग लोकतांत्रिक बोलते हैं। चलिए आगे है, एक अच्छे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता हैं? तो लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले को स्वयं करते हैं। दूसरा है कि लोकतंत्र में चुनाव निरपेक्ष एवं स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। अगला है कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह भी है कि इसमें सभी लोगों के सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध होता है। नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों एवं नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। तो ये फिर है कि स्थान नहीं होता इस व्यवस्था में सिर्फ वस्तुओं, ये वहाँ का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कट हो गया, तो इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग का था। अगला 10वां क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो यही था। देखिए, थोड़ा सा जो है ना मिसप्रिंट हो गया है। आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोटल यही 10 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिए। तो आपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।